but of the sky it knows it will reach. वेलकम टू लर्न इजी प्रेप। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी सफ़र जो आपको झंझोर कर रख देगा। ये है माया एंजेलू की ऑटोबायोग्राफी आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स का पहला हिस्सा। ये एक ऐसी कहानी है जो बचपन की मासूमियत, नस्ल भेद के गहरे जख्मों और इन सब के बीच अपनी आवाज़ ढूंढने की एक लड़की की कोशिश को बताती है। चलिए शुरू करते हैं। किताब शुरू होती है इस ज़बरदस्त डेडिकेशन के साथ। ये उन सभी मजबूत ब्लैक लोगों के नाम हैं जो हर मुश्किल, हर हद को पार करके अपना गीत गाते हैं। यही इस पूरी किताब की रूह है। हर बंधन के बावजूद आज़ाद आवाज़ में गाने की हिम्मत। लेकिन इस उम्मीद भरी शुरुआत के ठीक उल्टा हमारी प्रोटैगनिस्ट, एक छोटी सी लड़की जिसका नाम मार्गरेट है, उसके लिए अपना गीत ढूंढना, वो आवाज़ पाना एक बहुत ही दर्दनाक सफ़र था। कहानी हमें एक ऐसी याद की तरफ लेके जाती है जो मार्गरेट के लिए एक तरफ खुशी और दूसरी तरफ गहरी जिल्लत का पल था। दिन था ईस्टर संडे का और उसके पास थी एक नई लैवेंडर रंग की ड्रेस। उस एक ड्रेस के इर्द गिर्द उसने एक पूरी फैंटेसी, एक सपनों की दुनिया बना ली थी। उसे दिल से यकीन था कि ये ड्रेस पहनकर वो एक सुंदर, सबकी चहीती गोरी लड़की बन जाएगी, बिल्कुल किसी मूवी स्टार की तरह। मगर फिर सुबह हुई और सूरज की रोशनी ने उस ड्रेस की असलियत सामने ला दी। वो एक पुरानी, रंग उड़ी हुई, किसी और की पहनी हुई ड्रेस थी। एक ऐसी ड्रेस जो उसके सपनों को एक झटके में तोड़कर उसे सुंदर नहीं बल्कि बदसूरत महसूस करा रही थी। और ये कोट, ये उसके मन में कितनी गहराई तक नस्लभेद बस गया था, ये दिखाता है। वो सोचती थी कि एक दिन वो अपने काले बदसूरत सपने से जाग जाएगी और उसके असली बाल सुनहरे और लंबे होंगे। ये अपने आप से, अपनी ही पहचान से आज़ाद होने की एक तड़प थी। तो सवाल ये है, क्या मार्गरेट यहाँ तक, इस सोच तक पहुंची कैसे? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। जब वो सिर्फ 3 साल की थी और उसका भाई बेली 4 का, उनके पेरेंट्स का कैलिफोर्निया में तलाक हो गया और उन दोनों बच्चों को उनकी कलाई पर टैग लगाकर अकेले एक ट्रेन से स्टैम्प्स आर्कांसा भेज किया गया अपनी दादी मिसेस एनी हेंडरसन के पास रहने के लिए। स्टैम्प्स, उनकी नई दुनिया का जो सेंटर था, वो था द स्टोर। इसे हमेशा कैपिटल एस से लिखा जाता था। ऑफिशियल नाम था WM जॉनसन जनरल मर्चेंडाइज स्टोर। पर ये सिर्फ एक दुकान नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये ब्लैक कम्युनिटी का दिल थी। यहाँ सब कुछ मिलता था और ये लोगों के मिलने जुलने, बातें करने की, हंसने रोने की जगह थी। और इस दुनिया को चलाती थी उनकी दादी, जिसे सब ममा कहते थे। माया एंजेलू उन्हें उनके लुक से डिस्क्राइब नहीं करती, बल्कि उनकी ताकत से। वो ताकत का एक स्तंभ थी, एक पिलर ऑफ पावर, जिनके बड़े हाथ थे और ऐसी आवाज थी जो पूरे चर्च में गूंज सकती थी। अब इस दुनिया में 2 बच्चे थे, मार्गरेट और उसका भाई बेली। लेकिन उनका अनुभव एक दूसरे से बहुत अलग था। जहां मार्गरेट खुद को बड़ी अजीब और चुभने वाली मानती थी, जिसके बाल काले स्टील के जालों जैसे थे, वहीं उसके भाई बेली की सब तारीफ करते थे। उसकी मखमली काली स्किन और काले घुंघराले बाल। वो छोटा था, ग्रेसफुल था और सबका प्यारा था। फिर आते हैं अंकल विली, एक एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। 3 साल की उम्र में एक बेबीसिटर के हाथ से गिरने की वजह से वो अपाहिज हो गए थे और इस एक चीज़ ने, इस डिसेबिलिटी ने उनकी पूरी जिंदगी को शेप किया। वो बहुत प्राउड भी थे और उतने ही सेंसिटिव। हमेशा इस बात का एहसास रहता था कि लोग उन्हें अलग नज़र से देखते हैं। एक दिन की घटना है, स्टोर में कुछ अजनबी लोग आए तो उनसे अपनी डिसेबिलिटी छुपाने के लिए अंकल विली काउंटर के पीछे एकदम सीधे खड़े हो गए, अपनी छड़ी छुपा ली और ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वो लंगड़े हैं ही नहीं। एक पल के लिए नॉर्मल होने की कोशिश। और ये कोट, ये उस कोशिश के पीछे का दर्द बताता है। मार्गरेट समझती हैं कि वो जरूर अपाहिज होने से थक गए होंगे, जैसे कैदी जेल की सलाखों से थक जाते हैं। जरा सोचिए, एक छोटी बच्चे की आंखों से एक बड़े इंसान के अंदर छुपे इस दर्द को समझना कमाल है। और अब कहानी रेसिज्म की सबसे खतरनाक रूप की तरफ मुड़ती है। एक शाम एक फॉर्मर शेरिफ आकर मोमा को आराम से चेतावनी देता है, एनी, विली से कहना आज रात छिपा रहे। कुछ लड़के बाद में यहाँ आने वाले हैं। ये लड़के, ये कू क्लक्स क्लैन के आने का कोड था। उस रात अंकल विली को बचाने के लिए जो किया गया, वो सुनकर रूह कांप जाती है। स्टोर में आलू और प्याज के डिब्बों को खाली किया गया। उनके बीच की दीवार तोड़ी गई। अंकल विली उस खाली जगह में जाकर लेट गए और फिर उन्हें पूरी तरह आलू और प्याज की एक मोटी तह से ढक दिया गया।
उस रात के खौफ की ये एक जीती जागती तस्वीर थी। रेसिज्म का एक और चेहरा सामने आता है जब पाओ वाइट ट्रैश बच्चियों का एक ग्रुप मामा का मजाक उड़ाने आता है। वो उनके पोर्च पर आकर उनके खड़े होने के तरीके की नकल करती हैं, उन्हें चिढ़ाती हैं। लेकिन मामा, वो अपनी जगह पर अटल, पूरी शान और गरिमा के साथ खड़ी रहती हैं, एक लफ्ज नहीं कहती। और आखिर में मार्जरीड को एहसास होता है, चाहे जो भी मुकाबला रहा हो, मौमा जीत गई थी। इस जिल्लत के बाद मोमा शांति से स्टोर में वापस जाती हैं और वही गीत गुनगुनाने लगती हैं, ग्लोरी ग्लोरी हालेलुया व्हेन आई ले माय बर्डन डाउन। ये शांति की, गरिमा की और एक ऐसी हिम्मत की जीत थी जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। पिछले एक्सप्लेनर में हमने माया और उनके भाई बेली को स्टैम्प्स आर्कांसा में उनकी दादी यानी मोमा के साथ छोड़ा था। अब यहाँ से उनकी कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। एंजेलो अपनी किताब में ये बहुत ही अहम सवाल पूछती है, एक छोटे बच्चे का कन्फ्यूजन, अपने ही पेरेंट्स द्वारा छोड़ दिए जाने का एहसास। और यही एहसास, यही सवाल इस कहानी के अगले चैप्टर की नींव रखता है। तो स्टैम्प्स में माया और बेली की जो शांत, प्रिडिक्टेबल जिंदगी चल रही थी, उसमें पहला बड़ा तूफान तब आता है जब अचानक उनके पिता, एक ऐसा शख्स जिसे वो ठीक से पहचानते तक नहीं थे, उनके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। इससे 1 साल पहले उन्हें अपने माँ बाप से कुछ अनजान क्रिसमस गिफ्ट्स मिले थे, जिससे माया को बस इतना यकीन हुआ कि हाँ, वो जिंदा हैं। और अब अचानक उनके पिता बिग बेली एक चमकती हुई कार में आ जाते हैं। उनका बड़ा सा कद, उनकी गुड लुक्स और उनकी प्रॉपर इंग्लिश, ये सब स्टैम्प्स के लोगों के लिए और खासकर माया और बेली के लिए एक कल्चर शॉक से कम नहीं था। यहाँ ना 2 अलग-अलग दुनियाएं आपस में टकरा रही थीं। एक तरफ थी स्टैम्प्स की सिंपल सी लाइफ, जहाँ हर चीज़ ज़रूरत के हिसाब से थी, वेस्ट नॉट वांट नॉट। और दूसरी तरफ थी उनके फादर की दुनिया, ग्लैमरस, थोड़ी सुपरफिशियल और स्टैम्प्स की रियलिटी से बिल्कुल अलग। ये 2 अलग-अलग वर्ल्ड्स का एक सीधा टकराव था। और इस टकराव का असर माया पर बहुत बहुत गहरा हुआ। वो कहती हैं कि उनके पिता के आने से उनकी 7 साल की दुनिया ऐसी बिखरी कि फिर कभी जुड़ ही नहीं पाई। ये उनके लाइफ का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद स्टेबिलिटी शायद उनकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली गई। सिर्फ 3 हफ्ते बाद उनके पिता उन्हें अपने साथ ले जाने का ऐलान कर देते हैं, लेकिन कैलिफोर्निया नहीं, जैसा बच्चे सोच रहे थे, बल्कि सेंट लुइस, अपनी माँ के पास, जिन्हें वो दोनों बच्चे ठीक से जानते तक नहीं थे। उनकी जड़ें एक बार फिर से उखाड़ दी गई थीं और उन्हें एक अनजान सफ़र पर भेज दिया गया था। तो अब उनका सफ़र उन्हें स्टैम्प्स की शांत और जानी पहचानी दुनिया से बहुत दूर ले जाता है। माया और बेली अब सेंट लुइस के एक इंटिमिडेटिंग माहौल में थे, जहां उनकी जिंदगी में नए लोग और कुछ नए खतरे उनका इंतजार कर रहे थे। अपनी माँ विवियन बैक्स्टर से उनकी पहली मुलाकात, इसका असर उन पर जैसे बिजली की तरह हुआ। माया लिखती हैं कि उनकी खूबसूरती एक तूफान जैसी थी जिसमें परफेक्ट पावर हो। उन्हें देखकर माया स्ट्रक डम्ब हो गई और एक बच्चे के मन ने फौरन ये कंक्लूजन निकाल लिया कि उनकी माँ इतनी खूबसूरत है कि उनके बच्चे हो ही नहीं सकते। शायद इसीलिए उन्हें दूर भेज दिया गया था। तो उनका नया घर उनकी माँ और उनके बॉयफ्रेंड मिस्टर फ्रीमन के साथ था। मिस्टर फ्रीमन एक बड़े, काफ़ी शांत किस्म के आदमी थे और उनकी प्रेजेंस घर में एक अजीब सा, अनजान सा एहसास पैदा करती थी। शुरू में माया को मिस्टर फ्रीमन पर तरस सा आता था। उनके लिए वो एक पैसिव फिगर थे जो बस उनकी माँ का इंतजार करते रहते थे। वो उनकी तुलना उन हेल्पलेस पिग्स से करती हैं जिन्हें साल भर पाला जाता है सिर्फ इसलिए कि बाद में उन्हें स्लॉटर किया जा सके। और फिर एक सुबह सब कुछ बदल गया। ये कोड उस ट्रॉमेटिक इवेंट की शुरुआत है। एंजेलो एक बच्चे के नजरिए से उस अजीब फीलिंग को डिस्क्राइब करती हैं, एक ऐसी फीलिंग जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी, जिससे वो कंफ्यूज और बेचैन हो जाती हैं। मिस्टर फ्रीमन ने 8 साल की माया का रेप किया। इस भयानक घटना को एंजेलो इन शब्दों में बयान करती हैं। ये लाइंस उस दर्द और वायलेशन की गहराई को बताती हैं। उनका कहना है कि एक बच्चे का शरीर टूट जाता है क्योंकि वायलेटर का दिमाग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। इस असॉल्ट के बाद जो हुआ वो शायद उससे भी ज्यादा तबाहकुन था। अब हम देखेंगे इसका आफ्टरमैथ, एक बच्चे का कंफ्यूजन, एक ट्रायल और उसके बाद होने वाले ट्राजिक परिणाम। हुआ ये कि माया बीमार पड़ जाती है और हॉस्पिटल में सच सामने आ जाता है। उनका भाई बेली उन्हें कन्विंस करता है कि वो अपने अटैकर का नाम बताए। वो उससे वादा करता है कि मिस्टर फ्रीमन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और अपने भाई पर भरोसा करके माया बोल देती है। इसके बाद जो हुआ वो एक ट्राजिक सिलसिला था।
ट्रायल में माया से पूछा जाता है कि क्या मिस्टर फ्रीमन ने उन्हें पहले कभी छुआ था। वो इतनी डरी हुई थी और उसे लग रहा था कि इसमें उसकी भी गलती है, कि वो झूठ बोल देती है, जिसका नतीजा ये हुआ कि मिस्टर फ्रीमन को सिर्फ 1 साल की सज़ा होती है और उसी दिन वो रिहा हो जाता है। और फिर खबर आती है कि उनकी लाश मिली है। उन्हें पीट-पीट कर मार दिया गया था। माया पूरी घटना का बोझ अपने ऊपर ले लेती है। उस 8 साल की बच्ची को लगने लगता है कि उसके एक झूठ ने एक आदमी की जान ले ली। ये गिल्ट, ये बोझ उनकी जिंदगी पर हमेशा के लिए एक गहरा दाग छोड़ जाता है। इस ट्रॉमा और इतने बड़े गिल्ट के बोझ तले माया एक ऐसी चीज में शरण लेती है जो पूरी तरह उनके कंट्रोल में थी, और वो थी चुप्पी, खामोशी। माया को ये विश्वास हो जाता है कि उनकी आवाज एक हथियार है, एक ऐसी ताकत जो लोगों को मार सकती है। इसीलिए वो एक फैसला करती हैं। वो अपने भाई बेली के अलावा किसी से भी बात नहीं करेंगी। ये एक बच्चे का तरीका था दूसरों को खुद से बचाने का। ये कोट उनके अंदर के उस डर को दिखाता है। उन्हें महसूस होता है कि उनके अंदर एक ईविलनेस है जो बस उनकी जबान से निकलकर दुनिया को तबाह कर देगी। इसलिए वो अपने दांत बंद कर लेती हैं, उस बुराई को अपने अंदर ही कैद करने के लिए। सेंट लुइस, माइल्ड उनका परिवार उसके इस ट्रॉमा को समझ ही नहीं पाता। उन्हें नहीं समझ आता कि इस चुप्पी से कैसे डील करें। और आखिर में वो माया और बेले को वापस स्टैम्प्स भेज देते हैं। बेले अपनी माँ को छोड़ने पर टूट जाता है, लेकिन माया अपने दुख में डूबी इमोशनली डिटैच सी रहती है। वापस स्टैम्प्स आकर माया को महसूस होता है जैसे वो दुनिया के नक्शे से ही बाहर निकल गई हैं। उनके लिए स्टैम्प्स एक ककून था, एक सुरक्षित खोल जहां वो दुनिया से छुप सकती थी। इसी खामोश, टूटी हुई लेकिन सुरक्षित जगह पर हम इस हिस्से को खत्म करते हैं जहां से उनकी जिंदगी का अगला अध्याय शुरू होगा। Bird sings not of sorrow, but of the sky it knows it will reach. हेलो एंड वेलकम बैक। तो हम आ गए हैं माया एंजेलू के आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स के एक्सप्लेनर के पार्ट 3 में। पिछले पार्ट्स में हमने उनके बचपन के ट्रॉमा और चैलेंजेस को देखा, राइट? अब इस पार्ट में हम देखेंगे उनकी जर्नी कि कैसे उन्होंने अपनी आवाज ढूंढी। और इस आवाज को ढूंढने की जर्नी का आप कह सकते हैं दिल है ये कोट। ये शब्द हैं मिसेस बर्था फ्लावर्स के, एक ऐसी औरत जिन्होंने माया की जिंदगी में पहले सब कुछ बदल दिया। उनका मानना था कि शब्दों का असली मतलब सिर्फ कागज पर लिखे होने से नहीं आता, नहीं, उसमें जान डालने के लिए इंसानी आवाज की जरूरत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है जिंदगी के सबक, और यहाँ माया को दो बिल्कुल एक दूसरे से अलग, कह सकते हैं कॉन्ट्रडिक्टरी, लेकिन इतने पावरफुल लाइफ लेसन्स मिलते हैं। तो आपको याद होगा ना, सेंट लुइस में जो ट्रॉमा हुआ था उसके बाद छोटी सी मार्गरेट यानी माया ने बोलना ही बंद कर दिया था। वो सिलेक्टिव म्यूट हो गई थी, और इस चुप्पी को, इस खामोशी को तोड़ने में उनकी मदद करती हैं मिसेस फ्लावर्स, जो स्टेम्स आर्कनसॉ की, कह सकते हैं एरिस्टोक्रेट मानी जाती थी। तो मिसेस फ्लावर्स क्या करती हैं, वो माया को अपने घर बुलाती हैं, उनके लिए स्पेशल कुकीज बनाती हैं, लेमनेड सर्व करती हैं, एकदम वार्म और वेलकमिंग एनवायरनमेंट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो उन्हें किताबें देती हैं और एक शर्त रखती हैं, इन्हें जोर से पढ़ना होगा। वो माया को सिखाती हैं कि भाषा, लैंग्वेज सिर्फ शब्द नहीं है, उसमें एक म्यूजिक है, एक पावर है जिससे सिर्फ बोलकर ही आप महसूस कर सकते हो। और यही था मिसेस फ्लावर्स का सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट सबक। उन्होंने माया को सिखाया कि इग्नोरेंस यानी जानकारी की कमी को कभी टॉलरेट मत करना, लेकिन इलिटरेसी यानी अनपढ़ होने को हमेशा समझना। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझाया कि कई बार बिना स्कूल गए लोग भी कॉलेज प्रोफेसर से ज्यादा समझदार हो सकते हैं। उनके पास होती है मदर विट, वो प्रैक्टिकल ज्ञान जो पीढ़ियों से मिलता है। जरा सोचिए इसका माया पर क्या असर हुआ होगा। मिसेस फ्लावर्स के इस एक्सेप्टेंस ने उन्हें हिलाकर रख दिया, क्योंकि ये पहली बार था कि उन्हें किसी रिश्तेदार की तरह नहीं, बल्कि सिर्फ मार्गरेट जॉनसन होने के लिए पसंद किया जा रहा था। इससे उन्हें पहली बार अपनी एक अलग पहचान, एक इंडिविजुअल वर्थ का एहसास हुआ। इट वॉज ह्यूज फॉर हर। तो एक तरफ थी मिसेस फ्लावर्स, जो माया की दुनिया को बड़ा कर रही थी, खोल रही थी, और दूसरी तरफ एक ही झटके में उनकी दादी मोमा उस दुनिया को छोटा कर देती हैं। हुआ ये कि एक दिन माया ने अनजाने में बाय द वे फ्रेज यूज कर लिया। अब हमारे लिए तो ये एक कॉमन फ्रेज है, लेकिन मोमा के लिए, उनके लिए इसका मतलब था बाय जीसस, यानी ईश्वर का नाम गलत तरीके से लेना, एक बहुत बड़ा पाप, और इसके लिए उन्हें सजा मिली। एक सिंपल सा फ्रेज जिसका मतलब बस बाय द वे होता है,
उस पर इतनी बड़ी सजा। ये दो लेसन्स लाइफ के दो बिल्कुल अलग चेहरे थे। ओके, सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। नाम में क्या रखा है? वेल, यहां हम देखेंगे कि नाम में बहुत कुछ रखा है। ये कहानी है उस वक्त की जब माया मिसेस कलिनन के यहां काम करती हैं। और ये सिर्फ एक जॉब की कहानी नहीं है। नहीं, ये अपनी आइडेंटिटी, अपनी इज्जत के लिए एक लड़ाई की कहानी है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। उस वक्त, उस दौर में ब्लैक कम्युनिटी के लिए उनका नाम बहुत मायने रखता था। किसी को उसके नाम से गलत पुकारना एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी, क्योंकि सदियों से उन्हें अपमानजनक नामों से ही तो बुलाया गया था। तो जब मिसेस कलिनन माया का नाम मार्गरेट से अचानक मेरी कर देती हैं, जस्ट फॉर हर ओन कन्वीनियंस, तो ये माया के लिए आखिरी हद पार करने जैसा था। अ लाइन हैड बीन क्रॉस्ड। माया इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती है? वो जानती है कि मोमो को ये रीज़न देकर वो जॉब नहीं छोड़ सकती। तो वो जाती है अपने भाई, अपने हमदर्द बेली के पास, और बेली हमेशा की तरह उसकी मदद करता है। वो एक सिंपल सा प्लान बताता है। मिसेस कलिनन की जो सबसे प्यारी, सबसे पसंदीदा चाइना डिशेस है ना, उन्हें तोड़ दो। तो अगले दिन सीन सेट है। मिसेस कलिनन पोर्च पर अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी हैं और वहां से वो जोर से चिल्लाती हैं, मैरी! एंड दैट्स इट। ये माया के लिए इशारा था। द क्यू। वो जानती थी कि अब उसे क्या करना है। और जैसे ही मिसेस कलिनन किचन के दरवाजे की तरफ बढ़ती हैं, माया बिल्कुल शांति से उनकी फेवरेट फिश शेप्ड कैसरोल डिश और 2 ग्रीन ग्लास कप्स उठा लेती है। रेडी, पूरी तरह तैयार। और फिर जैसे ही मिसेस कलिनन किचन में एंटर करती हैं, माया उन डिशेस को एक्सीडेंटली हाथ से छोड़ देती हैं और वो टाइल की फ्लोर पर गिरती हैं। वो जो टूटने की आवाज़ है ना, वो माया के लिए किसी म्यूजिक से कम नहीं थी। एक सैटिस्फाइंग शैटर, एक जीत की आवाज़। मिसेस कलिनन ये देखकर गुस्से और दुख में बिल्कुल पागल हो जाती है। उनकी एक फ्रेंड पूछती है, किसने किया? मैरी ने? और इसी गुस्से में मिसेस कलिनन चिल्ला उठती हैं, हर नेम्स मार्गरेट, गॉड डैम इट, हर नेम्स मार्गरेट। और बूम, हो गया। अनजाने में ही सही, गुस्से में ही सही, मिसेस कलिनन ने माया की असली पहचान को, उसके असली नाम को मान लिया। माया वहां से भाग जाती है जॉब छोड़कर, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी जीत थी। चलिए, अब माया की पर्सनल स्टोरी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस कम्युनिटी की कलेक्टिव स्पिरिट को देखते हैं जिसका वो हिस्सा थी। यहाँ 2 ऐसी कहानियां हैं जो स्टैम्प्स की ब्लैक कम्युनिटी की उम्मीद, उनके गर्व, उनके होप और प्राइड को दिखाती हैं। पहली कहानी आती है एक रिलीजियस रिवाइवल मीटिंग से। वहाँ प्रीचर एक बहुत ही पावरफुल समन दे रहा है। वो कहता है कि असली चैरिटी वो नहीं जो एहसान जताए, असली चैरिटी बदले में कुछ नहीं मांगती। सोचिए, वहाँ बैठे लोगों के लिए जो दिन भर कड़ी मेहनत करते थे, नाइंसाफ़ी सहते थे, इन शब्दों का क्या मतलब होगा? ये उनके लिए एक स्पिरिचुअल रिलीज था, एक उम्मीद कि इस दुनिया में भले उनके साथ अन्याय हो रहा हो, लेकिन ऊपर ईश्वर के यहाँ उन्हें न्याय ज़रूर मिलेगा। तो ये तो हुई स्पिरिचुअल होप की बात, लेकिन एक और चीज़ थी जो कम्युनिटी को उम्मीद देती थी। एक ज़मीन से जुड़ी हुई ऐसी चीज़ जिसे वो सुन सकते थे, महसूस कर सकते थे, और वो था रेडियो, जिस पर आती थी हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन जो लुइस की फाइट। आप इमेजिन कीजिए, जब जो लुइस की फाइट होती थी, पूरा का पूरा शहर मोमा के स्टोर में इकट्ठा हो जाता था, रेडियो के पास कान लगाए। और एक बार फाइट के दौरान लुइस मुश्किल में पड़ जाता है। उसका ओपोनेंट उसे रोप्स पर धकेल देता है और पूरी भीड़ में एक दर्दनाक खामोशी छा जाती है। उनके लिए ना, ये सिर्फ एक फाइट नहीं थी। माया लिखती हैं, इट वॉज अनदर लिंचिंग। उनके लिए जो का हारना मतलब पूरी रेस का हारना था। लेकिन फिर लुइस वापस लड़ता है, जैब्स, अपरकट्स, और कंटेंडर नीचे गिर जाता है। रेफरी गिनती शुरू करता है, 8, 9, 10, और जैसे ही अनाउंसर की आवाज गूंजती है, द विनर एंड स्टिल हैवीवेट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड, जो लुइस। ओह माय गॉड! स्टोर में जश्न का एक तूफान आ जाता है। लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स विक्ट्री नहीं थी, ये उनके वजूद की, उनकी शक्ति की, उनकी इंसानियत की जीत थी। और ये कोट, ये इस फाइट के असली मायने को, उसके पूरे वजन को समझाता है। माया कहती हैं कि अगर जो हार जाता ना, तो वो सब कुछ सच हो जाता जो वाइट लोग उनके बारे में कहते थे, कि वो कमज़ोर हैं, कि वो उनसे नीचे हैं। जो लुइस की जीत उनकी पूरी कम्युनिटी, उनकी पूरी रेस की जीत थी। चलिए, इस एक्सप्लेनर के आखिरी सेक्शन में हम वापस माया की पर्सनल जर्नी पर आते हैं। हमने लड़ाई देखी, कम्युनिटी की जीत देखी, अब हम हीलिंग और कनेक्शन का एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा पल देखेंगे। तो शहर में सालाना समर पिकनिक का दिन है। हर तरफ जश्न का माहौल है, खाना है, म्यूजिक है, लोग हंस बोल रहे हैं।
लेकिन इस पूरी भीड़ में माया बिल्कुल अकेला महसूस करती है। वो बच्चों के खेलकूद से दूर एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ जाती है और तभी वहां एक लड़की आती है जिसका नाम है लुइस केंड्रिक्स। लुइस माया से पूछती है कि वो अकेले क्यों बैठी है, और फिर वो दोनों आसमान को देखते हुए एक अजब सा खेल शुरू करते हैं। वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और गोल गोल घूमना शुरू करते हैं, ऊपर आसमान को देखते हुए, और उन्हें ऐसा लगता है जैसे जमीन गायब हो गई है और वो आसमान में गिर रहे हैं, फॉलिंग इन द स्काई। उस एक पल में, उस शेयर्ड एक्सपीरियंस में, माया को अपनी पहली सच्ची दोस्त मिलती है। और इस पार्ट को हम इस एक बहुत ही पावरफुल लाइन के साथ खत्म करेंगे। माया लिखती हैं कि लुइस से मिलने के बाद, आफ्टर बीइंग अ वुमन फॉर 3 years, 3 साल तक एक वुमन, एक ऐसी लड़की जिसने उम्र से पहले बहुत कुछ झेल लिया हो, रहने के बाद अब वो वापस एक गर्ल बनने वाली थी। सोच के देखिए, ये लाइन उनकी हीलिंग की, अपने खोए हुए बचपन को वापस पाने की शुरुआत को इतनी खूबसूरती से कैप्चर करती है। But of the sky it knows it